जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास नंबर कौन सा है? 4। आज हम लोगों की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम लोग राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर वाला टॉपिक फिनिश करने वाले हैं। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया कि एक अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है। हु इज एन अनपेड सेलर? हु इज एन अनपेड सेलर? हाँ, जिसको फुल पेमेंट रिसीव ना हुआ हो या फिर पार्ट पेमेंट, बेसिकली पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ है लेकिन वो पैसा क्या है? ड्यू है। ही हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन वेयर द सेलर हैज नॉट रिसीव्ड द फुल अमाउंट। और एक और पॉइंट था इसमें, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक हैज बीन A bill of exchange or check has been tendered to him but it has been dishonored। अगर वो डिसऑनर हो गया तो भी हम उसको क्या कहते हैं? अनपेड सेलर। A seller may be deemed to be an unpaid seller when the whole or part of the price has not been paid or tendered and the seller has an immediate right of action for price। दूसरा, when a bill of exchange या negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition has not been fulfilled due to dishonor या otherwise। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, माइट बी ड्यू टू डिसऑनर या फिर किसी भी और रीजन से। कंडीशनल पेमेंट यहां पे ये हुआ कि आपसे कहा गया था कि हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, जब भी आप इसको मेरे सामने प्रोड्यूस करेंगे तो हम आपको इसका पैसा दे देंगे, या एक समय के बाद हम आपको इसका पैसा दे देंगे, एक महीने के बाद दे देंगे, ऑन डिमांड दे देंगे। वो एक हो गया कंडीशनल पेमेंट। ठीक है, तो वेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट एंड द कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड ड्यू टू डिसऑनर या अदरवाइज, हमको वो बिल ऑफ एक्सचेंज या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी, जैसे प्रोमिसरी नोट होता है, बाद बाकी चीजें होती हैं, वो सब मिला था लेकिन उसको क्या कर दिया गया? डिसऑनर। तो क्या राइट्स हम लोगों ने पढ़े थे अनपेड सेलर के? सबसे पहला क्या था? दो हिस्से में बांटा गया था। दो हिस्से में बांटा गया था। पहला तब जब प्रॉपर्टी पास हो चुकी है, दूसरा तब जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है। जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तो फिर आप डिलीवरी विथहोल्ड कर लो, डिलीवरी करो ही मत, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही मत करो, बात ही खत्म हो जाती है वहां पे, है कि नहीं? लेकिन अगर प्रॉपर्टी पास हो चुकी है तो हमारे पास में ये तीन राइट्स होते हैं, राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेयर देयर इज नो स्टिपुलेशन एज टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट, या व्हेन देयर इज अ स्टिपुलेशन एज टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट बट द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, या फिर व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। इन तीनों ही केसेस में क्या होता है? राइट ऑफ लीन। पार्ट डिलीवरी, व्हेन द डिलीवरी हैज बीन मेड इन पार्ट बट अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट इट इज फुल डिलीवरी, तो फिर लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट। लेकिन अगर पार्ट बाय पार्ट डिलीवर होता है तो आप एक रिमेनिंग पार्ट पे लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी अगर तीन हिस्सा है, एक हिस्सा डिलीवर कर दिया, बाकी दो अभी भी डिलीवर नहीं हुआ है, तो दो हिस्से के ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पार्ट डिलीवरी को कंसिडर किया जाता है फुल डिलीवरी, तो आप बाद बाकी दो हिस्से पर भी लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। राइट ऑफ लीन कब खत्म हो जाता है? जब गुड्स किसको डिलीवर हो जाए? कैरियर को। when the goods are delivered to buyer या any agent, bailey या on behalf of buyer, या फिर when the seller waives off the right of lien। आज हमने आपसे कहा था कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे। हमने आपसे कोचिंग की मॉड्यूल को भी लाने के लिए कहा था, राइट? फिर उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इट कैन बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? द सेलर डज नॉट हैव possession of goods, goods are in possession of carrier, it must not be delivered to his buyer या agent या फिर bailey, the buyer must be declared insolvent and the seller is still unpaid। stoppage in transit क्या होता था कि कैरियर में है लेकिन उस सामान को रोक देंगे, लेकिन चार कंडीशन होती थी। सेलर अनपेड होना चाहिए, आपके पास में उन गुड्स का पोजीशन नहीं होना चाहिए, गुड्स का पोजीशन कैरियर के पास होना चाहिए, गुड्स का पोजीशन बायर के पास भी नहीं होना चाहिए, उसके किसी बेली या एजेंट के पास भी नहीं होना चाहिए।
एंड सबसे जरूरी कि द बायर शुड बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। केस चल रहा है तो चल जाएगा नहीं, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, फाइनली वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया हो। टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा? जब गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर या एन एजेंट ऑफ द बायर या बेली ऑन बिहाफ ऑफ बायर। बायर टेक्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर अराइवल एट द डेस्टिनेशन, जहां पे कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दे टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, या फिर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर या फिर बायर, या वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड इन पार्ट, द रिमेनिंग goods may be stopped in transit. How stoppage in transit can be exercised? Stoppage in transit आप कैसे करके एक्सरसाइज कर सकते हैं? नोटिस दे करके या एक्चुअल पोजीशन दे करके। राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज का हम लोगों ने डिफरेंस सीखा। एक्सेप्शंस हम लोगों ने सीखे, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था ना, याद है? इसमें हम लोगों ने केस स्टडी सीखी, माउंट डीएफ लिमिटेड वर्सेस J&J प्रोविजन कंपनी लिमिटेड। यहां पे क्या था? अगर गुड्स हैव बीन सोल्ड या डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बायर विद द सेलर्स असेंट, बायर ने बेच दिया किससे पूछ करके? सेलर से पूछ करके, और जो जिसने खरीदा है बायर से, जिसने खरीदा है बायर से, उसने गुड फेथ में खरीदा है। देखो, एक था, ये था बायर, ये था सेलर। बायर ने मिस्टर एक्स को बेच दिया, ठीक है, हम कह सकते हैं सेकंड बायर है ये। तो अब ये सेलर जो है ये सेकंड बायर के खिलाफ राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, बशर्ते, यानी कंडीशन ये है कि मिस्टर एक्स ने इसको गुड फेथ में एंड फॉर अ प्राइस एक्वायर किया था, याद है? When the goods have been sold or disposed of by the buyer with the seller's assent, the right of stoppage and lien comes to an end. When the goods have been transferred by way of document of title of goods and the buyer acquires the good in good faith and for a value, then the unpaid seller loses its right of stoppage in transit and the right of lien. ठीक है? अगर by way of document of title of goods ट्रांसफर किया गया है तो फिर जो बायर है उसको एक पूरा अधिकार मिल जाता है, जो सब्सिक्वेंट बायर है मिस्टर एक्स यहाँ पे, इसको पूरा अधिकार मिल जाएगा, ये गुड्स को क्लेम कर सकता है। सेलर डज नॉट हैव द राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगेंस्ट मिस्टर एक्स। ये क्या है? ट्रांसफर बाय वे ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, और ये क्या था? ट्रांसफर विद सेलर्स असेंट। अब यहां से शुरू करते हैं। एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म, क्या यहां तक की बातें क्लियर थी? तो आज हम लोग तीसरे राइट के बारे में पढ़ेंगे, राइट ऑफ रीसेल, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। एवरीबडी प्लीज गिव अ कंफर्मेशन कि क्या यहां तक की बातें क्लियर थी? पक्का आ गया? चलो अब यहां से सीखते हैं राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल, यस, ओके। प्रीति, मुस्कान, अर्पिता, मूलराज, ठीक। अब देखो राइट ऑफ रीसेल। When a seller has exercised its right of stoppage in transit, जैसे हम stoppage in transit करके या lien exercise करके क्या करेंगे? हमको अल्टीमेटली उसे किसी और को बेचना है ना। हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट या लियन एक्सरसाइज करके आखिर क्या करेंगे? हमें उसे किसी और को बेचना है, अदरवाइज वो गुड्स मेरे किस काम के? तो अब ये राइट ऑफ रीसेल दिया जाता है। आपने स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर दिया, आपने लियन एक्सरसाइज कर लिया, अब आपके पास आ जाता है उसको रीसेल करने का राइट। लेकिन इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें यह कहा जाता है कि तुम अगर किसी को रीसेल कर रहे हो तो ये आम बात नहीं है। हमने तुमको बेच दिया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ओनरशिप तुम्हारे पास चली गई, अब हम तुम्हारे गुड्स को किसी और को बेच रहे हैं, क्या हमें उससे पहले तुमको बताना नहीं चाहिए? क्या तुमको एक नोटिस नहीं देनी चाहिए थी हमको कि देखो ऐसे ऐसे करके हम उसको रीसेल कर रहे हैं? तो उन्हीं चीजों के बारे में अब आप सीखोगे। और इससे जुड़ी हुई मैंने आपको पहले भी सिखाया कि देखो अनपेड सेलर से जुड़े हुए और आपका कंडीशंस एंड वारंटी, इंप्लाइड कंडीशन से खास करके जुड़े हुए केस स्टडीज बनते हैं, हम लोग सीखेंगे उनके बारे में। लेकिन रीसेल से जुड़ी हुई केस स्टडी हम आपके साथ में डिस्कस भी करेंगे।
फिलहाल क्या कहता है राइट ऑफ रीसेल, अगर आप रीसेल कर रहे हो तो जो उसका बायर था उसको एक बार नोटिस दे दो कि भाई हम तुम्हारे गुड्स को रीसेल कर रहे हैं। सर अगर वो नोटिस का जवाब न दे तो आप उसको रीसेल कर सकते हो। When a seller has exercised its right of stoppage in transit या right of lien, it would want to resell the goods. The right is given by this right is given by right of resale, but before resale a notice must be served या given to the buyer. अच्छा, लेकिन अब इसमें देखो दो अलग अलग केसेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि गुड्स ऐसे होते हैं कि वो खराब हो जाएंगे। आप गए थे, आपने केक का ऑर्डर दिया था, लेकिन आप उस केक को कलेक्ट करने के लिए शाम तक नहीं पहुंचे, प्लस आपने पूरा पैसा भी नहीं दिया था उस केक का। अब भाई जिसने केक बना के रखा है उसको तो घबराहट होगी, उसको डर लगेगा। अगर आप केक का पैसा देने नहीं आएंगे तो फिर तो उसका केक हो सकता है 1-2 दिन में खराब हो जाए। यस और नो? तो इन दैट केस वो क्या करता है, उसको शाम को बेच देता है। ये नहीं करेगा कि आपको नोटिस देगा 1 हफ्ते की, फिर उसके बाद कहेगा देखो हम केक बेच देंगे, 1 हफ्ते बाद आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं देंगे पैसा, तो आप क्या ही करोगे उस केक का, है ना? तो इन दैट केस अगर पेरिशेबल नेचर के हैं गुड्स तो फिर क्या किया जाएगा, आप गुड्स को बेच दो, आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं। When goods are of perishable nature, then notice need not be given regarding the intention of resale. When the buyer is given the notice of seller's intention to resell the goods, the buyer should be given a reasonable time to pay the price, after which the goods may be resold. एक रीजनेबल समय आपको देना पड़ेगा। वो रीजनेबल समय अलग अलग हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो। But if the buyer is not given any notice, then the seller cannot recover any damages on resale and it can't retain profits on the sale of goods. If there is any profit, it must be given to the buyer. अब देखो केस स्टडी यहीं से बनती है। केस स्टडी यहीं से बनेगी। जैसे हम सीधे आपको केस स्टडी के थ्रू समझाते हैं। पॉइंट कुछ ऐसा बना, एक है बायर, एक है सेलर। ये उदास बैठा कौन है? बायर को क्या है, बायर तो नालायक निकला ना। ये अपना बायर, ठीक। अनपेड सेलर था, बायर से कहता था भाई साहब पैसा दे दो, बायर कहता अभी रुक जाओ। फिर एक दिन अनपेड सेलर को सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जानकारी होती है। ये कहता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास इन गुड्स को अब रीसेल करने का, भाई लीन तो रखे हुए थे, अब मेरे पास इन गुड्स को रीसेल करने का राइट है, हम इसको किसी और को बेच देंगे। लेकिन इसको पता था कि रीसेल करने से पहले क्या करना होगा, नोटिस देनी होगी। तो ये इससे कितने रुपए रिकवर करने वाला था पता है? ये इससे रिकवर करने वाला था 5,000 रुपए। कितने रुपए लेने थे इसको? 5,000 रुपए इसको रिकवर करने थे। लेकिन अब इसने पैसा नहीं दिया था, तो अब ये क्या देता है, नोटिस। और नोटिस के अंदर में 2 हफ्ते की एक टाइम देता है, ठीक है। नोटिस में 2 हफ्ते का टाइम देता है कि भाई साहब मेरे को पैसे दे देना। 2 हफ्ते तक ये नहीं कुछ जवाब देता है तो 2 हफ्ते के बाद जाकर के इसके पास क्या आ जाएगा, राइट ऑफ रीसेल। अब ये इसको रीसेल करता है, लेकिन रीसेल करते वक्त इसको और एक बढ़िया आदमी मिल जाता है जो कि इसको हंसते हंसते जो है इस गुड़ का 5,000 की जगह कितना दे देता है, 6,000। अब ये बताओ ये अनपेड सेलर क्या चाहेगा, 6,000 रुपया हमारा हुआ, 6,000 रुपया हमारा हुआ। लेकिन उतने में बायर आ जाता है। बायर कहता है ये तुमने क्या बेचा? अरे गुड्स बेचे। किसके गुड्स थे ये? अरे लीगली तुम्हारे थे, तो क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमको अधिकार देता है इसको बेच दो, पैसा नहीं मिला है तो कहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये कहता है कि अगर पैसा नहीं मिला है तो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर करो। प्रॉफिट कमाने का अधिकार तुमको किसने दिया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ऐसा ही होने लगता, अगर ऐसा ही होने लगता तो समझो, जैसे मान लो हमने तुमको एक गुड बेचा 100 रुपए का, ठीक है। तुम आकर के कल हमको पैसा देने वाले थे, मेरे पास गुड्स पड़े हुए थे,
हमको शाम को एक कस्टमर मिल गया 120 का, तो हम क्या कहते हैं, अरे अच्छा ठीक है तुम 120 दो, और कल तुम आते तुम कहते जाओ हम नहीं, पैसा ही नहीं लेंगे तुमसे, अनपेड सेलर, पैसा ही नहीं लेंगे तुमसे, अनपेड सेलर। हमने उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज किया और लीन एक्सरसाइज करके उसको बेच दिया, तो 100 की जगह कितना मिल गया, 120। भाई साहब अनपेड सेलर को हम रेमेडी दे रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे हैं। हम तुमको क्या दे रहे हैं, रेमेडी। तुमको नुकसान हो गया है, तुमको पैसा नहीं मिल रहा है, तुम्हारा बेचने में और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा पानी लग गया तो वो ले लो। तुम पूरा पूरा प्रॉफिट क्यों रख रहे हो, तुम्हारे प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना ये तुमको अधिकार दिए हैं। ये अधिकार इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारा अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान ना हो। तो अगर कोई भी प्रॉफिट तुम कमा रहे हो इस चीज से, तो वो प्रॉफिट तुमको किसको दे देना चाहिए, बायर को। लॉस हो गया तो बायर से बाद बाकी पैसा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ समझे नहीं, बायर वो पैसा नहीं तो केस तो चलेगा ही, ठीक है। अच्छा इसके अंदर में एक चीज हम ऑल्टर करना चाहेंगे, एक चीज हम इसमें ऑल्टर करना चाहेंगे। आई हैड मेड अ मिस्टेक, आई हैड मेड अ मिस्टेक। एक चीज हम इसमें ऑल्टर करना चाहेंगे, माइट बी आई जस्ट फॉरगॉट। होता क्या है इसके अंदर में, दो प्रोविजन है। एक है कि हमने बायर को कोई नोटिस नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दिया रीसेल का। तब अगर हमने गुड्स को रीसेल कर दिया तो जितना भी प्रॉफिट आएगा ये 1000 रुपए आपको बायर को देना पड़ेगा, ये 1000 रुपए आपको बायर को देना पड़ेगा। पता तो चली जाएगा बाद में, ठीक है। नियम तो यही कहता है। इसके बाद एक और चीज है स्टूडेंट्स, देयर इज अ चेंज विच आई स्किप्ड। अगर नोटिस दे दिया है, अगर नोटिस दे दिया है तो इन दैट केस ही कैन रिटेन द एडिशनल प्रॉफिट। दो केसेस थे, आई जस्ट फॉरगॉट। हमको जो ये वाला केस जो हम कह रहे थे रिटेन करने का प्रॉफिट का, वो तब का था जब वो नोटिस नहीं देता है। तो दो केसेस थे, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। और ये सेंस भी बनाता है कि अगर तुमने नोटिस ही नहीं दिया सामने वाले को, तो फिर एक तरीके से अगर नोटिस ही नहीं दिया है तो फिर बायर उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो फिर सेलर क्यों उस चीज की नुकसान की, या हम कह सकते हैं अनपेड सेलर क्यों उस चीज का फायदा उठा रहा है, बिना नोटिस दिए उस चीज को कर रहा है। लेकिन अगर नोटिस दे दिया तो फिर अब बायर का उससे कोई लेना देना नहीं रह गया, तो फिर वो भले अपना प्रॉफिट रिटेन कर सकता है। तो देखो क्या कंटेंशन बनता है इसमें, क्या फाइनल कंक्लूजन बनता है। फाइनल कंक्लूजन ये बनता है, एक बार केस स्टडी हम फिर से समझा रहे हैं, फिर आपको उसके बारे में पूरा का पूरा फाइनल कंक्लूजन बताएंगे कि कैसे लिख सकते हैं इसको। केस स्टडी ये कह रही है कि एक बायर था, एक अनपेड सेलर था, इसने 5000 रुपया नहीं दिया था, तो इसने क्या किया, इन गुड्स को उठा के रीसेल कर दिया। इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस बायर को नहीं दी गई। तो जो 6000 रुपए अब मिले थे, ये प्रॉफिट पे मिला था। क्या ये पूरे 6000 रुपए ये अनपेड सेलर अपने पास रिटेन कर सकता है, जवाब है नहीं। इसमें से 1000 रुपए इसको किसको देने पड़ेंगे, बायर को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये अनपेड सेलर एक नोटिस देता किसको, बायर को, और उसके ऊपर में बायर रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो इन दैट केस ये पूरा का पूरा 6000 रुपए अपने पास रिटेन कर सकता है। इस केस में हम कह सकते हैं कि भाई अब बायर जिम्मेदार है हर एक चीज के लिए, क्योंकि उसने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं। तो अगर कोई प्रॉफिट हो भी जा रहा है तो सेलर अपने पास रिटेन कर सकता है, बायर क्योंकि हमारी नोटिस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, ये सही भी है, नोटिस पे जवाब नहीं देने का है, नोटिस पे भी पेमेंट नहीं करने की एक सजा हो गई। इज दिस क्लियर? अच्छा एक और चीज है, अगर आपने बिना नोटिस दिए बेच दिया तो हम आपको प्रॉफिट लेने दे रहे हैं कि नहीं लेने दे रहे हैं, नहीं लेने दे रहे। अगर तुमने बिना नोटिस के बेच दिया तो तुमको प्रॉफिट देना पड़ेगा बायर को ही। और उल्टे देखो क्या कह रहा है, इनफैक्ट सर अगर ये हमारा 3000 रुपए में बिकता तो लॉस भी अनपेड सेलर ही बियर करेगा। यानी हर मौके पे अनपेड सेलर का नुकसान हो जाएगा अगर बिना नोटिस के बेचा तो। वापस से, अगर बिना नोटिस के बेचा
तो अगर लॉस पे बिका तो अनपेड सेलर ही उसका नुकसान भरे। बायर कहेगा क्यों बेच दिए, हमको बताए थे। और अगर प्रॉफिट हुआ तो बायर आकर के उससे पैसा भी रिकवर कर सकता है, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसका। लेकिन अगर नोटिस दे दिया तो फिर अनपेड सेलर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो फिर इन दैट केस अगर प्रॉफिट हुआ तो अनपेड सेलर रख लेगा, और अगर लॉस हुआ तो बाद बाकी पैसे के लिए वो बायर को सीयू कर सकता है। समझ गए इस बात को? ये होता है राइट ऑफ रीसेल। नोटिस देनी चाहिए, नोटिस दे दिया, फिर अनपेड सेलर ने रीसेल किया तो प्रॉफिट भी वो अपने पास रख सकता है, जितना लॉस हो रहा है वो उस एडिशनल अमाउंट के लिए बायर को सीयू कर सकता है। लेकिन अगर बिना नोटिस के बेचा तो अगर प्रॉफिट हुआ तो वो एडिशनल अमाउंट उसको बायर को देना पड़ेगा, और अगर लॉस हुआ तो वो अनपेड सेलर को ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन नाउ प्लीज कंफर्म, क्या ये बात क्लियर है? दो अलग अलग केसेस, नोटिस दिया तो अलग, नोटिस नहीं दिया तो अलग। कम ऑन स्टूडेंट्स, आओ पढ़ो, पढ़ो उसको। वेरी गुड, आओ पढ़ते हैं इसको साथ में। When the buyer is given notice of the seller's intention to resell the goods, then the buyer should be given a reasonable time to pay the price, after which the goods may be resold. But if the buyer is not given any notice, then the seller cannot recover any damages on resale, and it can't retain profits on sale of goods. If there is any profit, it must be given to the buyer. बहुत सदे हुए ढंग से हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रोविजन लिख दिया है ना, मतलब एक कंसाइज वे में हमने आपको पूरा प्रोविजन लिखवा दिया। अब जब भी आपसे कोई केस स्टडी पूछे, आपको ये पॉइंट नंबर 2 याद करके एज इट इज लिख देना है। अब एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आपको नोट्स में देते हैं कोई भी चीज, वो ऑलरेडी वेरी कंसाइज फॉर्म में। उसमें अगर तुम सोचोगे कि और हम छाट पीट करके लिख लें, या और उसको हम छोटा बना दें, या कुछ चीजें याद करें कुछ याद ना करें, दैट कैन नॉट बी डन, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसको एटलीस्ट आपको वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है इतना। Where an unpaid seller is exercised the right of lien or stoppage in transit, the seller need not give any notice of resale. The subsequent buyer acquires a better title. अगर आपने राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर रखा है, तो इन दैट केस ऑटोमेटिक एक नोटिस पहुंच गई ना सामने वाले के पास कि हम एक अनपेड सेलर है, हमको पैसा दो, हम अपना एक राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ रीसेल भी आ जाता है, ऑटोमेटिकली राइट ऑफ रीसेल भी आ जाता है। उस केस में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्या एक्सरसाइज कर रखा है, राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ रीसेल वॉज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर राइट ऑफ रीसेल एक्सप्रेसली रिजर्व्ड है, मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में खास करके लिखा हुआ है कि अगर आपने समय पे पैसा नहीं दिया तो हम इन गुड्स को किसी और को बेच सकते हैं, इसको कहते हैं राइट ऑफ रीसेल को एक्सप्रेसली रिजर्व करना। एक्सप्रेसली रिजर्व करने का मतलब बोल करके लिखना, अलग से खास करके अलग से लिखना। Where property in goods have not passed to the buyer, the seller holds the right of withholding the delivery of goods. अगर जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो बायर को पास नहीं हुई, तो फिर द सेलर होल्ड्स द राइट ऑफ विथहोल्डिंग द, तो इन दैट केस जो सेलर है वो डिलीवरी को विथहोल्ड कर सकता है। जहां पे प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव नॉट पास टू द बायर, जहां प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है वहां पे डिलीवरी को विथहोल्ड कर लो, प्रॉपर्टी देंगे ही नहीं तुमको, तो मेरे पास तो सब तरह का राइट आ गया ना। जहां पे तुमको प्रॉपर्टी नहीं दी है वहां पे डिलीवरी भी नहीं देंगे, मेरे पास राइट ऑफ लीन भी है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी है, रीसेल भी है, हम तुमको दिए ही नहीं है, तो मेरे पास सारे प्रकार के राइट्स हैं। अच्छा, ये सारे के सारे राइट्स एक अनपेड सेलर के पास थे अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स को रख लेंगे, गुड्स को बेच देंगे, गुड्स को रोक देंगे, यही सब है ना।
लेकिन जैसे ही गुड्स बायर के पास पहुंच गए, अब मेरे पास राइट्स अगेंस्ट द गुड्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ही मेरे गुड्स बायर के पास पहुंच गए, अब मेरे पास राइट अगेंस्ट द गुड्स खत्म हो, क्योंकि बायर के पास पहुंच गया तो वापस से ऐसा कोई राइट नहीं है कि उसे छीन लो, जाओ उसके पास से जाकर के छीन लो 4 गुंडा बदमाश लेकर के, वो राइट नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास में अब राइट्स होते हैं अगेंस्ट द सेलर। तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर? अगेंस्ट द सेलर नहीं, अगेंस्ट द बायर। ऊपर क्या था? अगेंस्ट द गुड्स। नीचे क्या है? अगेंस्ट द बायर। सबसे पहला बताओ, सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस, हाँ, सूट फॉर प्राइस। एन अनपेड सेलर कैन क्लेम द प्राइस फॉर विच द गुड्स हैव बीन सोल्ड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, मेरे को पैसा दे दो, सूट फॉर प्राइस। एन अनपेड सेलर कैन क्लेम फॉर द प्राइस फॉर विच द गुड्स हैव बीन सोल्ड। इट इज अवेलेबल ओनली व्हेन, कभी आपके पास अवेलेबल होगा, इट इज अवेलेबल ओनली व्हेन the property and goods have been transferred to the buyer and the buyer wrongfully neglected to pay the price. When the price is payable on a certain day and the buyer refuses to pay on, दो चीजें हैं मेरे हिसाब से, ये और नहीं है, ये एंड है। यानी प्रॉपर्टी मैंने आपको उसका ओनरशिप दे रखा है, प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, लेकिन बायर ने क्या किया है? उसको पैसा नहीं दिया। दूसरा, प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे, या फिर प्राइस एक सर्टेन डे पे पेबल था, आपने कहा था 1 महीने बाद देंगे, और आपका जब 1 महीने बाद की डेट आई तब आपने मना कर दिया। तो इन दैट केस ऑल्सो व्हेन द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे एंड द बायर रिफ्यूजेस टू पे ऑन दैट डे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड क्या लिखा है इसके बाद बताओ? बायर रॉन्गफुली neglects to pay the price, या फिर when the price is payable on a certain day and the buyer refuses to pay on that day। भाई हमने आपको सामान दे दिया, आपने पैसा देने से मना कर दिया, या हमने आपको सामान दे दिया, आपने कहा था 1 महीने बाद देंगे, 1 महीने बाद वाला जब देना है तब आपने नहीं दिया, तो दोनों ही केसेस में हम क्या बन जाएंगे? एक अनपेड सेलर, और मेरे पास क्या आ जाएगा? राइट टू sue फॉर प्राइस। क्लियर बात? नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जहां पे बायर रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दे टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड एक्सेप्ट द गुड्स और पे फॉर द गुड्स, सेलर में sue him फॉर प्राइस एंड क्लेम डैमेजेस ऑल्सो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सामान खरीदा था हमसे, कोई ऐसा हेवी गुड्स का नाम लो जिसको गोडाउन में रखा जाता हो। चलिए फर्नीचर, फर्नीचर क्या, कौन से गुड्स का नाम ले रहे हैं? प्याज, बढ़िया। तो से फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर जो है गोडाउन के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने फर्नीचर आपको सेल किया, ठीक है, मेरा नहीं था, चलो एक रेंटेड गोडाउन था। अब वहां पे क्या है कि हमने आपको फर्नीचर बेच दिया, आपकी जिम्मेदारी थी वहां से फर्नीचर उठा के ले जाने की, लेकिन आप फर्नीचर नहीं ले जा रहे हो, हफ्ता 10 दिन बीत गया, तो गोडाउन वाला भी तो हमसे उसका रेंट ले रहा है, अरे यस और नो, वो भी हमसे उसका पैसा वसूल रहा है, तो वो हमसे जो उसका पैसा ले रहा है वो एक प्रकार का मेरे लिए डैमेज है। तो अब हम सामने वाले से क्या करेंगे? प्राइस के लिए तो सू करेंगे, प्लस नॉन एक्सेप्टेंस के डैमेजेस के लिए भी। नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब जब तुम गुड्स एक्सेप्ट करने से मना कर दो, जब गुड्स को एक्सेप्ट करने से, तो आई कैन sue फॉर प्राइस एज वेल एज फॉर डैमेजेस। सर जब गुड्स नहीं ले रहा तो प्राइस के लिए कैसे? अरे गुड्स नहीं ले रहा वो उसकी जिम्मेदारी है, सेल तो हो गया ना, सेल तो तुम्हारे कंसेंट के बिना हुआ नहीं होगा। जब तुमने खरीद लिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सामान लेके जाओ या सामान एक्सेप्ट करो।
हमने कैरियर के थ्रू सामान भिजवाया, उसने लेने से मना कर दिया, तो उसको वापस ला करके हमको डिलीवर करना पड़ा, उसका उसने हमसे एक्स्ट्रा पेनल्टी लिया। समझ गए बात को? तो वो एक्स्ट्रा पेनल्टी हमसे चार्ज कर रहा है। अब ये जो पेनल्टी वल्टी चार्ज कर रहा है, ये तो हम सामने वाले से रिकवर करेंगे ना, तुमने क्यों मना किया? तो दिस इज स्यू फॉर प्राइस एज वेल एज फॉर डैमेजेस। तीसरा क्या है? रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। जहां पे अगर ड्यू डेट से पहले ही बायर मना कर दे कि जाओ हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, हम उसको रेपुडिएट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो फिर सेलर भी क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और डैमेजेस मांग सकता है। डैमेजेस कैसे? जैसे से फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर किया था तुमको कुछ बनवाने के लिए। से फॉर एग्जांपल हमने तुमको ऑर्डर किया था कि भाई मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ जो कि हाँ चलो एक फर्नीचर ही बना दो। हमने तुमसे कहा था मेरे लिए एक फर्नीचर ही बना दो। तो इन दैट केस अब तुम फर्नीचर बनाना शुरू किए, लेकिन जब तुम थोड़ा बहुत बना चुके थे, 20% वर्क कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम कहते हैं रहने दो, भी जरूरत नहीं है, हमने रेडीमेड ले लिया। तो तुम कहोगे ना अरे 20% काम किया उसका फिर क्या, हमको तो नुकसान हो गया, मेरा तो मटेरियल नुकसान चला गया। तो इन दैट केस आई एम रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। तो फिर जो सेलर है ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस, ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस। और फिर क्या है? स्यू फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए कब स्यू करेंगे? जब आप डिले करके पैसा दो। मान लो मेरा 10 लाख रुपए था, 10 लाख रुपए था, आपको देना था 1 महीने के बाद, आपने दिया 7 महीने के बाद, 6 महीने बाद दिया, ठीक है, 1 महीने बाद देना था, 7 महीने के बाद दिया, 6 महीने बाद दिया। अब 6 महीने के बाद अगर तुम पैसा दे रहे हो तो 6 महीने का मान लो 10% के हिसाब से भी ब्याज अगर जोड़ें तो कितना रुपया बन जाएगा? 10 लाख रुपए के ऊपर 25,000 रुपया। 25,000 रुपया कुछ होता है ना। तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि आप इंटरेस्ट के लिए भी स्यू कर सकते हैं कि भाई तुमने डिले किया पेमेंट तो मेरे को ब्याज दो। तो ये चार राइट्स थे किसके पास? सेलर के पास अगेंस्ट द बायर। कौन कौन से? स्पीक आउट, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट एंड स्यू फॉर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द, बायर के पास क्या क्या राइट्स अगेंस्ट द सेलर? सर बायर के पास भी राइट्स होंगे? हाँ जी बिल्कुल। अनपेड सेलर है ठीक है, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल सेलर डिलीवरी ना करे, ठीक है, यहाँ पे एक अनपेड सेलर अब मान ले खत्म हो गया, तो एक हम कह सकते हैं दुखी बायर भी तो हो सकता है कि नहीं? तो बायर के साथ में क्या दिक्कत होगी? हो सकता है सेलर ने डिलीवर नहीं किया, सही क्वांटिटी डिलीवर नहीं किया, सही क्वालिटी डिलीवर नहीं किया, या डिले कर दिया डिलीवरी में, ये भी पॉसिबल है। जैसे हुआ क्या, अभी दिखाई रहा था कि आजकल कई कार डीलिंग कंपनीज ऐसा भी करती हैं, जैसे आप कार जाओ खरीदने के लिए तो आपसे एक अच्छा खासा बुकिंग अमाउंट ले लेती है, ठीक है, और वो कहती है 6 महीने का, साल भर का वेटिंग पीरियड, और 6 महीने बाद वापस कह सकती है कि भी 6 महीने का और वेटिंग पीरियड है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो अब समझो, आप गए कंपनी के पास, आपने कहा कि भाई हमको ये कार खरीदनी है, उसका आपने 2 लाख रुपए एक बार जमा करा दिया, उसने कहा कि 6 महीने के बाद आपको देंगे, लेकिन 6 महीने के बाद कहता है भी 6 महीना और लगाएंगे। तो एक तरीके से वो तो आपका इंटरेस्ट मार रहा है उसके अंदर में, यस और नो, प्लस साथ ही साथ आपको हो सकता है नुकसान हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसके कारण आपका कमर्शियल लॉस भी हो रहा है। चलो आपने ट्रक खरीदने का सोचा था, लेकिन उसके कारण आपका कमर्शियल लॉस हो रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बायर को भी तो डैमेजेस हो सकते हैं अगर सेलर डिलीवरी ना करे। तो स्यू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, वेयर द सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर में स्यू फॉर नॉन डिलीवरी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जैसे सेलर किस चीज के लिए स्यू कर रहा था, प्राइस दो, पैसा दो, वैसे बायर किस चीज के लिए स्यू कर सकता है, गुड्स दो, है कि नहीं? सूट फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन थी उसको पूरा करो, जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करो। आपने ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सीखा हो कि माइनर कैन नॉट बी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहां पे क्या है कि अ सेलर कैन स्यू द, सॉरी, अ बायर कैन स्यू द सेलर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या है? सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर आपने वारंटी ब्रीच किया है तो फिर आप स्यू कर सकते हैं।
रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले आप भी कॉन्ट्रैक्ट को चाहें तो रेपुडिएट यानी खत्म कर सकते हैं, और आप भी किस चीज के लिए सू कर सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो कॉमन है। आप हमेशा जब भी लॉ या कोई भी थियरी सब्जेक्ट पढ़ें और इस तरीके के कॉमन पॉइंटर्स दिखाई दें तो उसको रिलेट करें कि अच्छा ये दो पॉइंट तो क्या है, कॉमन। फिर इसके बाद क्या है, सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ वारंटी, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट। Is this clear? Is this clear? हाँ चलो, ये 5 पॉइंट्स हैं, बताओ क्लियर है क्या? एवरीबडी कम ऑन प्लीज कंफर्म। ऑक्शन सेल और इन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आज कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ ओके एवरीबडी, नाउ प्लीज ओपन योर मॉड्यूल कोचिंग बुक एंड उसके अंदर में जो आपका मई 2018 का आरटीपी है उसको ओपन करिए। कर लिया? आइए देखा जाए कि हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ लिया, कितने क्वेश्चन हम लोग आंसर कर पा रहे हैं। मोर देन 50% ऑफ द पोर्शन हैज बीन कवर्ड, अराउंड 60-70% पोर्शन हैज बीन कवर्ड, और इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
आइए देखते हैं एक एक करके। ये कौन से साल की आरटीपी है? मई 2018। एक्सप्लेन द टर्म डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म। एक्सप्लेन द टर्म डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एंड ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड एज डिलीवरी। फिर उसके बाद इट्स फॉर्म, यानी कितने टाइप्स की होती है? कितने टाइप्स की होती है बताओ? सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी और एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। और भी कोई होता है क्या? हाँ, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप, तो वो तो होता ही है साथ साथ में, लेकिन इसका फॉर्म कहां से हुआ? फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसके टाइप्स, इसके टाइप। हाँ, कौन सा पेज नंबर है? ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल हो गया, इसकी बात कर रहे थे क्या? अरे ये अलग है, ये अलग है, नालायक बच्चे हो तुम लोग, ये अलग है। डिलीवरी 3 टाइप की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव, व्हेन देयर इज नो चेंज इन कस्टडी या पोजीशन ऑफ द गुड्स लाइक इन केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर उसके बाद क्या है? symbolic delivery, when there is a delivery of a thing in token of something else, it is called as symbolic delivery। इसमें क्या क्या आता है? document of title and document showing title। this document indicates the title of goods mentioned in it, यानी ये बताता है कि किसके पास इसकी ओनरशिप है। और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर में क्या था? इट मेंशंस द पर्सन हैविंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स। चलो इसके बाद नेक्स्ट, ये आपको आ गया। अगला बताओ, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेयर द गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर द अग्रीमेंट ऑफ सेल बट बिफोर द सेल इज अफेक्टेड। when the goods have been destroyed after the agreement to sell but before the sale is affected। अच्छा, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, तो इसका सेल, इसका लॉस कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि वेयर द गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द सेल इज अफेक्टेड, द लॉस विल बी borne by the seller since the property has still not passed to the buyer। अभी प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, यानी ओनरशिप पास नहीं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टर्म अनपेड सेलर। व्हेन कैन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? कब वो एक राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है? बताओ, पहले डिस्क्राइब द टर्म अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को डिस्क्राइब करो, क्या करेंगे? कम ऑन स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशंस नहीं याद हैं क्या? आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है। ये सेशंस मेरे तब तक यूजलेस हैं, आज हम इसीलिए आपको लिखवा नहीं रहे। आई कैन सी कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया। आज कौन सी क्लास है? 4th। और आप लोगों ने इसके पहले का कुछ भी याद नहीं किया है। ट्रू और नॉट?
अभी नहीं पढ़ाई किया है, तो इसीलिए तुम लोगों के ब्लैंक फेसेस हैं, अभी तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो। तो क्या सारा याद करना बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक था क्या? उसके बाद अब थक गए? अब वापस से वही अपना, ये वही होता है कि जब कोई कॉपी का नया पन्ना होता है तो बड़े उस पर चाव से अच्छे से लिखते हैं और उसके बाद फिर वही अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग पे आ जाते हैं। तो डोंट डू इट लाइक दिस। You become a chartered accountant by consistency. You have to be consistent in your efforts. यानी अगर आप लगातार उस चीज के लिए कोशिश करेंगे तो फिर जाकर के उसका रिजल्ट जनरेट होगा सही तरीके से। तो डिस्क्राइब द टर्म अनपेड सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। व्हेन कैन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट? स्टॉपेज इन ट्रांसिट वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? तो बताओ, अनपेड सेलर को डिफाइन करो। अनपेड सेलर कौन है? When the whole or part of the price has not been paid or tendered and the seller has an immediate right of action for price, or when a bill of exchange or negotiable instrument has been received as a conditional payment but it has been dishonored. It has been dishonored. आप उसके बाद लिख भी सकते हैं it has not been fulfilled या ऐसे करके भी, क्या वर्ड्स एग्जैक्टली यूज किए गए। तो इन दैट केस द पर्सन कैन बी सेड टू बी एन अनपेड सेलर। अच्छा, व्हेन कैन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? 4 कंडीशंस थे। द सेलर शुड बी अनपेड, द सेलर शुड बी, द सेलर डज नॉट हैज द पोजेशन ऑफ द गुड्स, the goods are in possession of the carrier, it has not been delivered to the buyer or his agent or bailey, and the buyer has been declared insolvent. ये 4 कंडीशंस होते थे किसमें? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। हम लोगों ने पढ़ा था मर्चेंटेबिलिटी क्या था? मर्चेंटेबिलिटी क्या था? मर्चेंटेबिलिटी का मतलब था ऑफ अ रीजनेबल फिटनेस एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अज्यूम इट टू बी। एक रीजनेबल फिटनेस का होना चाहिए जैसा कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसको अज्यूम कर सके या करता हो। और कंडीशन एज टू होलसमनेस क्या था? इट अप्लाइज इन केस ऑफ ईटेबल्स दैट इट शुड नॉट बी ऑफ अ डेंजरस नेचर, यानी डेंजरस नहीं होना चाहिए, है ना, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी होलसम। याद आ रहा है? इट अप्लाइज इन केस ऑफ ईटेबल्स, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ईटेबल्स। चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है। जे द ओनर ऑफ अ फिएट कार वांट्स टू सेल हिज कार। नहीं, ये अभी हमने नहीं पढ़ाया आपको। केवीए टेम्परेचर हमने आपको समझा दिया है। बताओ क्या समझा हम लोगों ने? आप कहेंगे वो लेट द बायर बिवेयर, देखिए हमने तो 4 पॉइंट्स में समझाया था आपको। द सेलर इज, हाँ, द सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड चॉइस ऑफ द बायर। इट इज नॉट हिज ड्यूटी टू disclose all the defects in the goods being sold. It is the responsibility of the buyer to make full inspection. ठीक है? KVA temperature means let the buyer beware. ठीक है? This principle, there is no condition as to quality or fitness of the goods. This rule applies in the case of, the rule of KVA temperature applies in case of sale of goods. What are the exceptions to this rule? Fitness as to quality or use, यानी किसी पर्टिकुलर क्वालिटी को फुलफिल करेगा, किसी पर्टिकुलर, एग्जैक्टली फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज ही नाम था या कुछ। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, हाँ ठीक है, करेक्ट। तो फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज पहला था, फिर उसके बाद बाकी क्या था? वो इंप्लाइड कंडीशंस वाले। क्या?
condition by sale, sorry, condition by sample, condition, sorry, sale by sample, sale by description, sale by sample as well as description, और हाँ ट्रेड यूसेज, कि वो एक पर्टिकुलर ट्रेड यूसेज का तो होना चाहिए, गुड सोल्ड अंडर अ पेटेंट और ब्रांड नेम, इट शुड बी ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी एज द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सेप्ट इट, और जहां पे सेलर एक्टिवली कंसील करे एक डिफेक्ट को तो फिर द बायर में रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब अगर 7 क्वेश्चंस हैं तो 7 में से अपने आई कैन से 6.5 पढ़े हुए, बस एक पॉइंट ऐसा था जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, यानी मेजर मेजर सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला सबको आ गया? एवरीबॉडी कम ऑन प्लीज कंफर्म स्टूडेंट्स, ये आ गया आप लोग को? हम लोग लिखेंगे भी, हम आपसे एक अलग सेशन में लिखवाएंगे भी। अगला वाला है नवंबर 2018 का आरटीपी। देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपसे जैसे केस स्टडीज कह रहे थे वो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 1, एवरीबडी, Ram consults Shyam, a motor car dealer, for a car suitable for touring purpose to promote the sale of his product. बताओ पढ़ते ही क्या लग रहा है? हाँ, डोंट टेल मी सेल ऑफ गुड्स। भैया प्रोविजन कौन सा लग रहा है? राम ने श्याम से एडवाइस लिया, हम आपसे इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थोड़ा उससे उसी से जुड़ा हुआ है ना, कि राम कंसल्ट कर रहा है श्याम से जो कि एक मोटर कार डीलर है, कि उसके लिए कौन सा कार सुटेबल रहेगा। तुम लोग को याद ही नहीं है मेन बात है, कब अप्लाई करता था? ऑर्डिनरली देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ अ गुड फॉर सर्टेन यूज, बट there may be a condition as to reasonable quality or fitness in the following cases. Point number 1, if the buyer has made known to the seller the purpose of his purchase. Point number 2, the buyer has relied upon the skill and judgment of the seller to select the goods. Point number 3, the seller ordinarily deals in goods of those description, of that description. Then in that case the rule of caveat emptor does not apply. श्याम सजेस्ट, देखो हमको तीन पॉइंट मिल भी गए, नालायक को तुम लोगों को कुछ मिला भी नहीं। राम बता देता है कि हमको टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए, श्याम उस चीज में ऑर्डिनरीली डील करता है, देखो लिखा भी है मोटर कार डीलर, और श्याम सजेस्ट करता है कि वो मारुति कार खरीदे, राम अकॉर्डिंगली उसको खरीद लेता है, कार अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। What remedy Ram is having now under the Sale of Goods Act? अच्छा, आप हमसे पूछ रहे हैं रेमेडी क्या है इसके पास, रेमेडी क्या है इसके पास, तो बताओ रेमेडी क्या है इसके पास? रेमेडी क्या है इसके पास? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? पहले तुम ये बताओ, क्या तुमको ये समझ में आया कि यहां पे क्या हो रहा है? कंडीशन कोई ब्रीच हो रही है क्या? कंडीशन कोई ब्रीच हो रही है क्या? कौन सी कंडीशन ब्रीच हो रही है? इंप्लाइड कंडीशन कौन सी? एज टू क्वालिटी और फिटनेस, एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जो कि ऑर्डिनरीली नहीं होती है लेकिन इस केस में अप्लाई कर रही है। बोलो क्यों? क्योंकि सेलर ने सजेस्ट किया था, सेलर ऑर्डिनरीली उन गुड्स में डील करता है, बायर ने सेलर की सजेशन के ऊपर रिलाई किया था और बायर ने अपना पर्पस बताया था, तो इसलिए ये कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस यहां पे लगेगा। ठीक है ये बात? बताओ कोई कंडीशन ब्रीच होती है तो क्या रेमेडी होती है? द बायर हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा तो है तुम लोगों ने, ऐसा है।
स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक का मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं पढ़ा है ढंग से, कोई सेल्फ स्टडी नहीं किया, एंड दिस इज हाईली डिप्रेसिंग। आज का आपका सिर्फ एक टास्क है, छोड़ दो तुम लोग सब, सिर्फ एक टास्क है तुम लोग का। हमने तुम लोग को 4 क्लासेस में जो पढ़ाया है उतना बैठ करके याद करो। हमने जितना भी तुम लोगों को 4 क्लासेस में पढ़ाया उतना बैठ करके याद करो, और कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, समझ गए? इतना याद करके रखोगे, हम आपसे एक बार नेक्स्ट क्लास में ये सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आप लोग याद करके आइएगा। आज कौन सा डे? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। I'll again finish up this chapter by Friday. I'll finish this chapter by Friday. And Saturday again there will be a test. ठीक है? Wednesday, Thursday, Friday again I'll be finishing up this chapter. 4 classes हो चुकी हैं, 3 और classes होंगी इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर. And Saturday again there is a test. So just be ready for it. ठीक है? आप टेस्ट के लिए रेडी ना भी रहो, लेकिन अपने एग्जाम के लिए रेडी करो रहो, जिसके लिए इतनी मेहनत करने आए हो। नहीं तो फिर ऐसे तुम लोग क्या ही कर रहे हो, बस टाइम पास होगा। और सीए टाइम पास मस्त कराता है, मतलब वो टाइम ऐसा पास कराएगा कि तुमको कई सालों के बाद, अरे इतना समय बीत गया, एक जमाना था, तो वो जमाना बिता देगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ के निकालना है, जल्दी जल्दी पढ़ के निकालना है तुम लोगों को, कि इसी में जिंदगी बितानी है? जल्दी जल्दी पढ़ के निकालना है। तो अगर जल्दी जल्दी पढ़ के निकालना है सीए, तो साथ साथ में जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है? क्लियर है बात? क्या करके आओगे नेक्स्ट क्लास में बताओ? सेल ऑफ गुड्स एक्ट जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उतना पूरा का पूरा याद करके बढ़िया से रट करके आओगे, ठीक है? इसके अंदर में क्या अप्लाई करेगा? आपका रूल ऑफ केविट एमिटर अप्लाई नहीं करेगा, कंडीशन एज टू होल्स, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अप्लाई करेगा, क्योंकि वो सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हुई है। फिर उसके बाद हमको बताना होगा इस केस में रेमेडी क्या होती है। रेमेडी होती है टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेपुडिएट कर सकता है। क्लियर है? क्या हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा है? क्या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। देखो यहां पे ध्यान से, पढ़े हम लोग सेल के क्या क्या कंडीशंस। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देयर मस्ट बी एन ऑफर to buy or sell goods. It must be for a price. Such offer must be accepted. Title of goods should pass immediately. Price can be paid immediately in future या फिर in installments. Delivery can be made immediately in future or in installments. पढ़ चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आप लोग याद करके आइएगा। थैंक यू सो मच।